Good morning. Today is 5th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साइड में ये छोटा आर्टिकल है, स्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। केरला में एक नया टीवी चैनल स्टार्ट हुआ जिसका नाम है मंगलम टीवी। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें केरला के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो एक वुमन से असिस्टेंस के बदले में सेक्सुअल फेवर की मांग कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस आर्टिकल में, और यह भी डिस्कस किया गया कि क्या स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सही से हम डिस्कस करेंगे। आएंगे नीचे की ओर, आईपीएल का अगला सीजन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईपीएल से रिलेटेड इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलेंगे मेन आर्टिकल की तरफ में। मेन आर्टिकल इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से रिलेटेड है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में जो शराब के ठेके या फिर पब या फिर बियर पार्लर्स नहीं हो सकते। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ एक अलग एंगल डिस्कस किया गया है इस पूरे इश्यू से रिलेटेड, तो हम उस एंगल को भी डिस्कस करेंगे। आएंगे नीचे की ओर, वरुण गांधी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, राइट टू रिकॉल। अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। आज वेडनेसडे यानी बुधवार है, बुधवार को एक इंटरव्यू आता है तो यहाँ पे तारिक करीम जो फॉर्मर एक प्रकार से कमिश्नर से बांग्लादेश के इंडिया के अंदर में, तो उनके साथ में इंटरव्यू है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल से मिलते हैं, खास करके तीसरा और जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आर्टिकल अच्छा नहीं है। जो ये साइड में आर्टिकल है ये नेशनल हाईवे नंबर 75 या फिर 77 पे तमिलनाडु के अंदर में, वहाँ पे इंग्लिश के साइंस को चेंज करके अब उन साइन बोर्ड्स को, यानी नेशनल हाईवेज पे जो नेविगेशन बोर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश के नेविगेशन बोर्ड्स को बदल के हिंदी में किया जा रहा है। तो इस बात का विरोध किया है द्रविडियन पार्टीज ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो सबसे पहले छोटा सा आर्टिकल इसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेशनल नंबर हाईवे नंबर 75 और ये 77। तो इसमें जो पहले इंग्लिश में जो साइंस लिखे हुए थे, जैसे वेल्लोर है पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो अब इसे चेंज करके हिंदी में लिखा जा रहा है इनको। तो आपको तो पता ही है जो तमिलनाडु में जो द्रविडियन पार्टीज हैं, एआईडीएमके या फिर डीएमके, जो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि जल्लीकाटू के मुद्दे पर भी द्रविडियन पार्टीज ने काफ़ी पुरजोर विरोध किया था इस बात का। और जो लैंग्वेज का जो ये बात है, ये इशू है, काफ़ी सेंसिटिव है द्रविडियन पार्टीज को। पहले आपको ये भी याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान था कि जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तो सबसे पहले संविधान में ये लिखा था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 15 साल के अंदर अंदर इंग्लिश को फेज आउट कर दे और हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित करे। इस प्रकार का प्रावधान था। लेकिन इस बात पर बहुत विरोध किया द्रविडियन पार्टीज ने, दंगे भी हुए, राइट्स हुए थे, काफ़ी लोगों की जाने गई थी तमिलनाडु में। बाद में इस डिसीजन को चेंज कर दिया था। 1963 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब ये था कि 3 लैंग्वेज आप अपने स्टेट में अपना सकते हो। एक मदर टंग लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु में तमिल जो है वो मदर टंग लैंग्वेज है। दूसरा कोई भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, या फिर जो हमारे 8वें शेड्यूल में कई तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी भाषा आप अपना सकते हो। तीसरी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, इंग्लिश जैसे मॉडर्न लैंग्वेज है, कई राज्य जो हैं, जर्मनी भी उन्होंने अपनाई है। तो इस प्रकार से 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इंडिया ने अपनाया था अमेंडमेंट के तहत में, तब जाके एक प्रकार से शांति स्थापित हो पाई थी। अदरवाइज लैंग्वेज के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ये 1960s की ये बात है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, देखिए क्वेश्चन प्री में तो इस प्रकार से आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं हमारे देश में, कितने % पॉपुलेशन कौन कौन सी भाषाएं यूज करती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो देखिए 422 मिलियन जो लोग हैं वो हिंदी यूज़ करते हैं, और ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे जो यूज़ की जाती है वो यूज़ होती है बंगाली लैंग्वेज। लॉजिकली वैसे अगर ये इस तरह क्वेश्चन आए तो सोल्व किया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, और जो बंगाली लैंग्वेज है वो दूसरे रीजन्स में भी काफ़ी यूज होती है, जैसे कि उड़ीसा या फिर त्रिपुरा या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी जगह यूज होती है बंगाली। फिर आता है तीसरा नंबर जो है वो आता है यहाँ पे देखिए तेलुगु का। यहाँ पे देखिए 74 मिलियन तेलुगु लोग, और फिर मराठी 71.9। तो 4 ही याद करिए, आगे याद करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हिंदी, हिंदी के बाद में बंगाली, बंगाली के बाद में तेलुगु, फिर मराठी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं हम, देखिए ये जो स्टिंग ऑपरेशन का आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन तो देखिए आया भी है, इस पे एथिक्स में आ सकता है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन जो है वो एथिकल होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे में 2014 में यूपीएससी के ऐसे में क्वेश्चन आया था स्टिंग ऑपरेशंस पे, तो पहले आ चुका है और पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये मंगलम टीवी है, नया टीवी लॉन्च हुआ, ये इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया क्योंकि इनको पब्लिक चाहिए थी। ये अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इन्होंने लॉन्च होते ही एक प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया।
और स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने ये दिखाया कि जो केरला के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो एक वुमन को असिस्टेंस देने के बदले में सेक्सुअल फेवर्स की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में मिनिस्टर ने अपना व्यू रखा कि जो भी ऑडियो, यानी ये ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन था, वीडियो स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, मिनिस्टर ने कहा कि जो ये ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें काफ़ी कम फैक्ट्स हैं और काफ़ी कुछ ज़्यादा हुआ था और यह काफ़ी कम रिप्रेजेंट किया है। बाद में क्या हुआ, चैनल के जो सीईओ हैं, मंगलम टीवी चैनल जो केरला के अंदर में लॉन्च हुआ था, उसके सीईओ ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हमने जो फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और बाद में यह भी खुलासा हुआ कि जो वो महिला थी, वो महिला एक प्रकार से सहायता मांगने नहीं गई थी बल्कि काइंड ऑफ हनी ट्रैप था। वो महिला टीवी जर्नलिस्ट ही थी और जानबूझ के उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिर बाद में सीईओ, चैनल के सीईओ और 8 एम्प्लॉइज़ पर एक प्रकार से केस बुक किया गया आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं। क्या एथिक्स अलाउ करता है कि इस प्रकार से जो स्टिंग ऑपरेशन है उनको कंडक्ट किया जाए? देखिए, डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस यानी डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स में अलग अलग गाइडलाइंस हैं इन स्टिंग ऑपरेशंस के प्रति में। देखिए, आर्टिकल कहता है कि चैनल जब यह बात सिद्ध कर सके कि उनके स्टिंग ऑपरेशन से किसी प्रकार का पब्लिक पर्पस सर्व हो रहा है, यानी किसी तरह का करप्शन रुक रहा है या फिर किसी तरह की सोशल एविल रुक रही है, जनता को किसी चीज़ का फायदा हो रहा है, तभी चैनल को स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इससे जिस भी बंदे का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है उसका एक प्रकार से ट्रस्ट को वायलेट किया जाता है, उसकी प्राइवेसी को वायलेट किया जाता है। तो इसके कुछ तो देखिए नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं है, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। और इसके बाद में ये आता है कि देखिए, स्टिंग ऑपरेशंस को तब करना चाहिए जब बिल्कुल कोई एक प्रकार से सॉल्यूशन, कोई चारा रह ही नहीं जाता। आखिरी सॉल्यूशन के तौर पे स्टिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करना चाहिए और पूरा चैनल के एडिटोरियल बोर्ड को इस पे डेलिब्रेशन करना चाहिए, यानी पूरा सोच विचार करके ही स्टिंग ऑपरेशंस को अंजाम देना चाहिए। और ये स्टिंग ऑपरेशन का मेन मकसद यह होता है कि जो सच है उसको बाहर लेकर आया जाए, ना कि जो दूसरे लोग जिन पर स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है उनको एम्बेरस किया जाए। जो मेन मकसद है वो यह होना चाहिए कि सच को बाहर लाया जाए। और जब भी कोई चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है उसको इस बात को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है हमारे स्टिंग ऑपरेशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आर्टिकल में लिखी गई हैं। कुछ बातें अब मैं मेरी साइड से भी आपको बताना चाहता हूं, कुछ दूसरे पॉइंट्स जो हम इस इशू पर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, एक ही होता है कि जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं उनको किसी भी कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, यानी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सबूत के तौर पे कोर्ट नहीं मानती स्टिंग ऑपरेशन को। और एक स्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है, एक काइंड ऑफ एक प्रकार से परसुएशन होता है। यानी आप देखिए, ये जो केस था, अब केरला में जो वो वुमन थी वो खुद ही एक प्रकार से टीवी जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने एक प्रकार से परस्यूट किया, बहलाया फुसलाया, आप कह सकते हो, कुछ भी किया। एक पर से सही तरह के जो फैक्ट्स हैं वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आर्टिकल लिखा गया है उसमें तो यही बताया गया है कि वुमन ने परस्यूट किया मिनिस्टर्स को इस चीज़ के लिए, तो वो भी अपने आप में गलत है। और यह कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए, मान लीजिए अब कैमरे के अंदर में आप किसी को कुछ कहते हो तो वो एक प्रकार से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन के अंदर में, लेकिन यह तो कोई जरूरी नहीं कि नेचुरल जब सिनेरियो होगा तब भी वो तैयार हो जाएंगे किसी तरह की रॉन्ग डूइंग के लिए। तो यह तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि अभी कोई बंदा रॉन्ग डूइंग के लिए तैयार हो गया तो वो नेचुरल सिनेरियो में भी तैयार हो जाएगा। दूसरा, ये अगला जो पॉइंट है, आर्टिकल नंबर 21 का भी वायलेशन है ये, और भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन है। फिर आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व, वो सेम पॉइंट जो था, प्रेस जो है अपनी क्रेडिबिलिटी है वो लूज कर रहा है। बार बार से देखिए, इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जो प्रेस होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाती है। मान लीजिए कोई भी एबीसी पार्टी से मिल गई, फिर जो विरोधी पार्टीज हैं उनके लीडर्स पर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो इससे जो प्रेस की विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठते हैं बार बार। तो अंतिम क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, स्टिंग ऑपरेशंस जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है क्या? जब प्रेस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करेगी, यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ में, सारे फैक्ट्स के साथ में जब बात रखेगी, तो वो कोर्ट में उनको एविडेंस के तौर पे भी माना जाएगा। यही जर्नलिज्म का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल है आईपीएल से रिलेटेड में। कुछ खास तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं, ये लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आईपीएल जो आजकल चल रहा है, ज़्यादा ही कॉमर्शलाइजेशन इसका हो गया है, तो इसके प्लस में और नेगेटिव में कुछ पॉइंट्स हैं, आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। क्वेश्चन आता है, देखिए, एक तो फेवर में क्या आईपीएल के पॉइंट्स हैं कि आईपीएल काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है, बीसीसीआई का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भारतीय प्लेयर इसमें खेल सकते हैं, तो एक प्रकार से स्पोर्ट्स आगे आता है, हमारी जो क्रिकेट है वो और अच्छी होती है। तीसरा,
एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है जनता के लिए। और चौथा, टूरिज्म, बाहर से भी जनता आती है आईपीएल देखने के लिए, तो इससे टूरिज्म सेक्टर है वो भी प्रमोट होता है। अगली जो बात है, इसको देख देख के जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो भी अपने आप को डेवलप करने लगे हैं। आपने देखा होगा दूसरे स्पोर्ट्स की जो प्रीमियर लीग हैं, कुछ जो रेसलिंग की प्रीमियर लीग है, टेनिस की प्रीमियर लीग है, बैडमिंटन की प्रीमियर लीग है, आईपीएल की तर्ज पर वो सभी स्पोर्ट्स अदर दूसरे जो गेम है वहां भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं इसमें, ओवर कॉमर्शलाइजेशन हो गया, नाच गाना, ये सारे जो चीयर लीडर्स, ये सब जो है वो एक लेवल के बाद में क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बैटिंग शर्तें लगती हैं, सट्टा लगता है, ये सब चीज़ें भी क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आगे है करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ललित मोदी जो अभी फिलहाल जो विदेश में हैं उन पर आरोप लगे, उन्होंने आईपीएल में भ्रष्टाचार किया। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। फिर क्रिकेट की जो भावना है वो मर रही है, यानी पहले जैसे क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था, लेकिन अभी आईपीएल में एक प्रकार से लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है। जो खेल भावनाएं होती हैं, जो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था, वो नहीं दिखता आज आईपीएल में। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं हम पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं। इसी को कंसीडर करते हुए आपको याद होगा बाद में एक लोधा कमेटी भी आई थी। लोधा कमेटी ने अपने पॉइंट्स दिए थे, जैसे आईपीएल के लिए अलग से गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, लिमिटेड ऑटोनॉमी होनी चाहिए आईपीएल को, कोई भी बीसीसीआई का पद है 2 पोस्ट पे साइमल्टेनियसली नहीं रह सकता, और कोई भी मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो बीसीसीआई के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा बीसीसीआई के किसी भी पोस्ट के लिए। एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, एथिक ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं लोधा कमेटी के। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे अब 4 मेंबर सदस्य का गठन किया था, ताकि वो एक प्रकार से बीसीसीआई को एडमिनिस्टर कर सकें जब तक कि नए चुनाव नहीं होते हैं बीसीसीआई में। विनोद राय उसके चेयरमैन थे। इस पर भी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोधा कमेटी पर भी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ऐसे की लाइन्स बताता हूँ। ऐसे में इन लाइन्स को यूज कर सकते हैं। फुलर ने कहा था नाम याद ना रहे तो भी अपनी लाइन्स में लिख देना, नाम याद रहेगा ही नहीं, पूरा मतलब कम ही लगता है ना, इस तरह के नाम याद रहते हैं। इन्होंने कहा था कि देखिए जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उन मुद्दों में एक प्रकार से इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है। अगर उस सामाजिक मुद्दे की एक आप स्ट्रैंड को, आप एक एंगल को चेंज करोगे तो बाकी एंगल्स जो हैं, बाकी फैक्टर्स हैं जिस पे वो सामाजिक मुद्दे डिपेंड करते हैं, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप यही बताना चाहता हूं, जो ये हाईवे के नज़दीक में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रकार से कहा है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब खटेगा नहीं हो सकता, तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्टर के जो लोग वहाँ पे, जो उन होटल्स में, जो पब्स में, बियर पार्लर्स में जो जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, या फिर जो सरकार का रेवेन्यू है, उन बातों को एक प्रकार से गहराई से कंसीडर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात है। काफ़ी लोगों की अब एक आंकड़े के अनुसार आया कि 50,000 से 1 लाख लोगों की एक प्रकार से जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो सामाजिक मुद्दे हैं ना, ये मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। अगर आप जाले का थोड़ा सा पार्ट चेंज करोगे तो दूसरे पार्ट्स में टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लाइन्स आप ऐसे में यूज कर सकते हो। और अगली जो लाइन्स है वैसे ये भी यूज हो सकती हैं। अब ये जुडिशरी के बारे में है। ये कहते हैं कि देखिए जुडिशरी अपने आप में सक्षम नहीं है, ना ही कैपेबल है। इस प्रकार से जो पॉलीसेंट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके काफ़ी सेंटर्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में जुडिशरी सक्षम नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, काफ़ी मल्टी स्टेक होल्डर्स इसमें होते हैं। अब जैसे जिन लोगों की जॉब्स गई, इस पॉइंट को तो जो सुप्रीम कोर्ट है कंसीडर करना ही भूल गई। अब ये देखिए, और ना ही इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ये तो बाद में जब एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को एक तरह से क्लैरिफाई किया 31 मार्च को, कि देखिए इसमें जो उन्होंने डिसीजन दिया था कि हाईवे के नज़दीक जो पब है वो भी नहीं हो सकते, होटल्स में भी शराब नहीं परोसी जाएगी, ये सब जो चीज़ें हैं, तो एकदम से सामने आई ये बात कि ऐसे तो जॉब्स चली जाएगी बहुत सारे लोगों की। लेकिन जब इसने बार यूपीएससी याद आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का डिसीजन दिया, तब उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि जॉब्स चली जाएगी। तो काइंड ऑफ ये कहना चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो सक्षम नहीं है इस प्रकार के मुद्दों पर डिसीजन ले पाने में। ये एग्जीक्यूटिव का काम है, यानी सरकार का ये काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये जो पिछली 2 स्लाइड्स हैं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ये हमने परसों डिस्कस की थी। तो एक तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स को। स्टेट के पास में पहले ही कम रेवेन्यू होता है, ड्रैकोनियन ये लॉ है। और जो कानून तो देखिए ऑलरेडी पहले हैं, सड़क पे कोई भी शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकता, इस प्रकार के पहले भी कानून हैं हमारे देश में, बस इनको इन्फोर्स किए जाने की आवश्यकता है। होटल सेक्टर है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। शराबबंदी जब हमारे देश में हुई है तब अच्छे से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव ये हो जाता है। नकली शराब बिकती है और इससे काफ़ी तरह की मौतें हो जाती हैं नकली शराब को पीने से। और जो पॉइंट्स थे ये पिछले परसों हमने जो डिस्कस किया था, उसमें ये था कि जिसको पीना है वो तो पिएगा, 500 मीटर आगे जाके वो शराब लेकर आ जाएगा।
और एक प्रकार से क्लब्स में जो लोग शराब पीने आते हैं या फिर क्लब्स में जो लोग आते हैं वो तो ड्राइव नहीं करते पीकर में, वो एक प्रकार से वहीं लोकल लोग होते हैं। या फिर कुछ लोग जो जैसे कि चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया जाता है, उन्होंने तो फिर भी अब वो जो जिस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन किया था वो तो अब भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ ने क्या किया, जो पहले वहाँ पे स्टेट हाईवे गुजरता था उसको चेंज करके इन्होंने अब डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया है। तो ये चीज़ जो है कई जगह पे देखने को मिल रही है। रेवेन्यू लॉस ना हो इस चीज़ के लिए या फिर जॉब्स ना जाएं जनता की, तो लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं कई तरह के चेंजेस कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन अब देखिए हर एक सिटी तो ऐसा नहीं कर सकती, कुछ सिटीज़ जो है वो लॉस में रहेंगी, ऐसा इनका कहना था। अब इस आर्टिकल की तरफ आते हैं। इस आर्टिकल में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? देखिए आर्टिकल कहता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, ये मान लीजिए हमारा डेमोक्रेसी है 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। ये कौन कौन से पिलर्स हैं? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जो कानून लेजिस्लेचर बनाए उसको इंप्लीमेंट करना काम है एग्जीक्यूटिव का। अगर कोई गलती करता है एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर्स, उसको रिव्यू करना है काम जुडिशरी का। जुडिशरी का काम ना तो ये है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, ना ही जुडिशरी का काम यह है कि कानून बनाना। लेकिन अब इस प्रकार के जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है तो साफ साफ ये है कि वो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर दोनों के एक प्रकार से डोमेन में एंटर कर रही है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो पलड़ा है यहाँ भारी हो जाएगा और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार से गिर जाएगी, वो अच्छा नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब उन्होंने क्या किया, माइक्रो मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। अल्कोहल को माइक्रो मैनेज करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे बिकनी चाहिए, यहाँ पे नहीं बिकनी चाहिए। इवन डिस्टेंस भी एक प्रकार से माइक्रो मैनेज कर दिया कि 500 होना चाहिए, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है 20,000 से कम है वहाँ पे 220 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ पे शराब नहीं बिक सकती। तो इतने एक प्रकार से बिल्कुल डिटेल्स में जाके माइक्रो मैनेज करना ये जुडिशरी का काम नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव्स के डोमेन में जा रहे हैं। और लेकिन इस बार तो देखिए काफ़ी बार जो पीआईएल फाइल होती है, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देता है तो अपने आप को डिफेंड नहीं करता। लेकिन इस मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार अपने आप को डिफेंड किया? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी स्टेट्स को, जिसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी मौतें हो रही हैं सड़क पे, जो शराब पी के जो लोग यात्रा करते हैं इससे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और इससे काफ़ी मौतें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है कि हमने ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, हमने तो उसको इंप्लीमेंट किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा सही में कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि देखिए कोरिलेशन है अल्कोहल के बीच में और एक्सीडेंट्स के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने तो आर्टिकल नंबर 21 इंप्लीमेंट किया। आर्टिकल नंबर 21 कैसे? क्योंकि देखिए जब शराब पीकर यात्रा जो लोग करते हैं, ना सिर्फ उनका एक्सीडेंट इससे हो जाता है, बल्कि जो निर्दोष लोग जिनकी गलती नहीं होती, वो तो शराब पी के यात्रा नहीं कर रहे होते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो काइंड ऑफ वो भी अपनी लाइफ से वंचित हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने आर्टिकल नंबर 21 को इंप्लीमेंट किया है। इसके अलावा वैसे डीपीएस में आर्टिकल नंबर 47 भी है जो अल्कोहल को प्रोहिबिट करता है। तो काइंड ऑफ उन्होंने राइट टू लाइफ इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में या फिर देने में। अब इसको देखिए आर्टिकल नंबर 21 के पर्सपेक्टिव से ही समझते हैं। अगर जुडिशरी ऐसा कहती है कि स्टेट के इनएक्शन से, कि मान लीजिए स्टेट इनएक्शन लेता है यानी शराब को एक प्रकार से वहाँ पे अलाउ नहीं करता है, तो इससे काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। तो अब सोच के देखिए, अब सबको पता है कि जो जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनसे हार्ट अटैक्स के जो हैं वो खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें भी अब आर्टिकल नंबर 21 इंप्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसको भी बैन करना चाहिए। सबको पता है कि जंक फूड से हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और आजकल आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक्स आते भी बहुत ज़्यादा हैं, जो हार्ट अटैक्स हैं। तो इस वजह से तो देखिए आर्टिकल नंबर 21 यहाँ भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब दूसरा जो आर्ग्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। अब यह बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर रिलाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, गवर्नमेंट तो अगले दिन ही अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब पिछले साल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, इंक्रिप्शन पॉलिसी, जिसमें सभी कस्टमर्स को, जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनको अपनी व्हाट्सएप की ट्रांसक्रिप्ट 90 डेज के लिए संभाल के रखनी है। तो इस बात पर तो बहुत ज़्यादा हुआ क्राई हुई, लोगों का विरोध हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी वापस ले ली और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देखिए अब एक प्रकार से रिजिड है, इतनी जल्दी वो अपना डिसीजन नहीं चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा नहीं किया। वे फॉरवर्ड में 2-3 बातें और भी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट किया, मतलब इनके पास में ज्यूरिडिक्शन है क्या नहीं है? ज्यूरिडिक्शन तो देखिए साफ साफ है इनके पास में। सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 142। आर्टिकल नंबर 142 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 142 इतना पावरफुल है कि वो साफ साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तो इनके हिसाब से तो जस्टिस तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कुछ भी कर सकती है।
और रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शंस भी लिखी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी इसे मानती नहीं है। कोर्ट एक्ट विद इन द जुरिडिक्शन, लेकिन ये तो नाम नाम की है, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करती। और उसके बाद में क्या है, आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो विजन है जस्टिस का वो नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। और काफ़ी सारे इश्यूज हैं, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अपना कंपिटेंस है, ना तो वो सक्षम है, ना ही ये लेजिटिमेट है, क्योंकि ये काम जो है वो एग्जीक्यूटिव्स का है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला जो आर्टिकल है वो राइट टू रिकॉल का है। ये लिखा गया है वरुण गांधी के द्वारा में। राइट टू रिकॉल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में जैसे 5 साल के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए, एमपी या फिर इवन टियर 3 में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुने जाते हैं। अब देखिए, राइट टू रिकॉल ये होता है कि मान लीजिए 5 साल से पहले ही जनता एक प्रकार से असंतुष्ट है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, कोई भी हो सकता है, एमपी, एमएलए या फिर लोकल सरपंच, कोई भी हो सकता है। तो जनता क्या कहेगी, एक प्रकार से रेफरेंडम होगा। पहले तो क्या होगा, एक पिटीशन होगा, यानी कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हो सकता है कि जितने टोटल वोटर्स हों उसका 10% हो, अगर वो पिटीशन फाइल कर दें तो उसके बाद में एक रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा। उस रेफरेंडम में अगर जनता इस प्रकार से डिसाइड करती है कि हम असंतुष्ट हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, उसको वापस बुलाया जाए और एक नया इलेक्शंस होना चाहिए हमारी कंस्टिट्यूएंसी में। तो जनता को जब इस प्रकार का राइट दिया जाता है, इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है, तो वो कहलाता है राइट टू रिकॉल। और यह कई जगह पे है। फिलहाल जो ये कनाडा में एक प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे ये 1995 से इम्प्लीमेंटेड है जो राइट टू रिकॉल है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के भी कई प्रोविंसेस, कई राज्यों में, जैसे कि अलास्का, जॉर्जिया, कंसास और जो कई और राज्य हैं, वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट है। और लेकिन वहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे इम्प्लीमेंट है। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई भी, वो अगर मिसकंडक्ट करता है या फिर दुराचार करता है, तो इस प्रकार का राइट टू रिकॉल है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट उसे किया जा सकता है। अब आता है कि इंडिया में इसकी क्या प्रोग्रेस है। देखिए, इंडिया में भी एक नया कंसेप्ट ये नहीं है। हमारे देश के वैदिक टाइम्स में भी जो राजा था उसको रिमूव किया जाता था अगर वो इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं कर पाते थे। तो इवन जो एम.एन. रॉय थे, उन्होंने भी 1944 में कहा था कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज्ड या फिर डिवोल्ड होनी चाहिए, और एक प्रकार से जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वापस बुलाए जाने का अधिकार जनता के पास में होना चाहिए। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने भी 1974 में इस सब्जेक्ट पर काफ़ी कुछ कहा। फिर क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ की जो नगर पालिका एक्ट है 1961, उसके सेक्शन 47 में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स को नॉन परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो उनको वापस बुलाया जा सकता है, फिर से इलेक्शंस वहाँ पे हो सकते हैं अगर जनता असंतुष्ट है तो। इसके अलावा एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में लोकल लेवल बॉडीज में भी इस प्रकार से जो है वो प्रावधान अभी उपलब्ध हैं जनता के पास में। स्पीकर जो है, देखिए, इस बात में मुझे डाउट है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है कि अभी एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में या तो पहले कभी मांग हुई होगी, ये बात है। फिलहाल तो राइट टू रिकॉल नहीं है ना अपने देश में, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो काइंड ऑफ गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसकी। देखिए, लोकसभा में स्पीकर जो सोमनाथ चटर्जी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से राइट टू रिकॉल के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर राइट टू रिकॉल होता है तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आगे कौन से पॉइंट्स हैं, आगे ये है कि राइट टू रिकॉल होना क्यों चाहिए। ये कहते हैं कि देखिए, हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है हमारे लोकतंत्र के अंदर में। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है हमारे देश में कोई भी कंस्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए इलाहाबाद मान लीजिए, तो इलाहाबाद के अंदर में कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो यह कोई जरूरी नहीं कि जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ऊपर वोट आने चाहिए। हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको वोट आएंगे तो वही इलेक्शन जीत जाएगा। तो ऐसा भी होता है कई बार, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि 5 कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 3 कैंडिडेट्स को मिले 20-20%, और जो चौथा कैंडिडेट है उसको मिले 19%, और 5वां कैंडिडेट है उसको मिले 21%। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 100% हो गए। जितने भी वोट पोल हुए, मतलब पोल हुए, समझते हो ना, जितने लोगों ने वोट दिया उसका परसेंटेज है ये। कुछ लोग तो हमेशा हर जगह तो 100% पोलिंग होती नहीं ना। तो अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब 5 में से जिसके 21% वोट आए सिर्फ वो जीत जाएगा। अब ये आर्टिकल कहता है कि देखिए, हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट है, यानी जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है, लेकिन वो उस कंस्टिट्यूएंसी के सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप सोच के देखिए, किसी भी पर्सन को 21% वोट मिले तो क्या वो 100% को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये काइंड ऑफ हमारे देश की लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उसका एक लेकुना भी है, आप कह सकते हैं, जो हमारा एक प्रकार से इलेक्शंस मैकेनिज्म है उसका। यानी जो मैंडेट होता है, जो बंदा जीतता है, जो पर्सन जीतता है, वो पूरे कई बार कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या है, एक लॉजिक और जस्टिस ये है कि अगर जनता को चुने जाने का अधिकार है तो जनता को रिमूव करने का अधिकार भी होना चाहिए, और जनता के पास में ऐसा अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाए। बस यही है।
आगे आता है कि देखिए फिलहाल इंडिया में क्या प्रोविजन है। इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो ये कहता है कि देखिए अगर कोई भी ऑफिस खाली हो जाता है कई कारणों से, किसी भी कारण से कई बार ऑफिस खाली हो जाता है, जैसे किसी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर कुछ कई तरह के ऑफेंसेस भी हैं। ऑफेंसेस कैसे हैं, जैसे आपको याद होगा कि 2% से 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को तो वो अपनी सदस्यता ऑटोमेटिक खो देते हैं। इस प्रकार का प्रावधान अब हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में। अब ये पीपल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है, अब ये प्रावधान वहाँ पे भी है। तो इन कारणों से कोई भी ऑफिस खाली हो जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शंस वहाँ पे करवाया जाता है। लेकिन इनकम्पिटेंस यानी एक प्रकार से सक्षम ना हो, काम ना करे, लोगों के जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल नहीं करें, इन सब कारणों से हमारे देश में एक प्रकार से राइट टू रिकॉल है वो जनता के पास में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अब ये आर्टिकल कहता है कि एक प्रकार से हमें केयर करनी चाहिए कि ऐसा जो कानून बनाया जाए जिसमें जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला सके। लेकिन इसके लिए कुछ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए सेफगार्ड्स तो काफ़ी ज़रूरी हैं। कई बार क्या होगा, हमारे देश में काफ़ी एक प्रकार से तुच्छ पिटीशंस, फ्रिवलेस पिटीशंस फाइल की जाएंगी, हरासमेंट होगी चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी। अब सोच के देखिए, मानिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, किसी मान लीजिए एक लोकल हम एक सेफ गार्ड रखते हैं कि 10% कम से कम जनता राजी होनी चाहिए रेफरेंडम करवाने के लिए, तब जाके वहाँ पे रेफरेंडम होगा और जनमत होगा क्या वापस बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। 10% जनता, मान लीजिए इतना तो वोट बैंक अपोजिशन पार्टीज का होता ही है ना। 10% वोट बैंक अगर मान लीजिए किसी ओपोजिशन पार्टीज का है तो वो रेफरेंडम चला देंगे किसी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ में, और फिर क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए पूरे दिन हरास रहेगा, पूरे जितने भी दिन हैं। तो अगर मंत्री है तो वो अपना कामकाज छोड़ देगा और उससे इसी बात का बहस आता रहेगा कि अगर मैं हट गया तो मंत्री पद भी जाता रहेगा। तो ये जो है एक बड़ा फैक्टर है। और ऐसे तो क्या होगा, हमारे देश में 545 लोकसभा की सीट्स हैं और एमएलए की सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हर एक स्टेट में इतनी इतनी हैं सॉरी। तो होगा क्या, हमें डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा आज इलाहाबाद में, वाराणसी में, कुरुक्षेत्र में, पंजाब में, कहीं डेली किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये राइट टू रिकॉल चल रहा है। तो काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो कुछ तो सेफगार्ड्स होने चाहिए। सेफगार्ड्स के बारे में ये 2-3 पॉइंट कहते हैं जो मुझे तो ज़्यादा लॉजिकल लगे नहीं इनके सेफगार्ड्स, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वोटिंग होनी चाहिए ताकि एक प्रकार से आउटकम को डिसाइड कर सके। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वोटिंग तो हमारे देश में अभी देखिए एक प्रकार से दूर दूर तक, मतलब साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है फिर ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट को जो इलेक्शन कमीशन है उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो अगर स्मॉल मार्जिन रहता है, यानी रेफरेंडम में अगर स्मॉल मार्जिन रहता है, मान लीजिए रेफरेंडम में ऐसा कुछ हो कि 51% लोगों ने कह दिया कि जो बुला लेना चाहिए वापस वो हमारे प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, 49% को कहना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का आर्गूमेंट देते हैं कि अगर मार्जिन स्मॉल हो तो एक प्रकार से ना बुलाया जाए और इसमें प्रोसीजर्स को पूरा रेगुलेट किया जाए। और अगली जो ये बात कहते हैं वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी या इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसके लिए चीफ पिटीशन ऑफिसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के अंदर में, जो सुपरवाइज कर सके या फिर एग्जीक्यूट कर सके पूरी प्रोसेस को। तो ये एक प्रकार से सेफगार्ड्स दिए गए हैं। अब वे फॉरवर्ड में ये क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी अगर इस प्रकार से राइट टू रिकॉल दिया जाता है, तो करप्शन पे लगाम लगेगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो बहुत ज़्यादा है वो भी नहीं होगी, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी एक प्रकार से अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब जब इलेक्शंस होते हैं तब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, बजाय इसके कि जब इलेक्शंस दूर होते हैं। इससे वो देश के हित में भी काम करेंगे और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और जो हमारी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा गहरा जाएगी, यानी और ज़्यादा डीपन होगी, और उससे एक प्रकार से इंक्लूसिवनेस है वो भी ज़्यादा आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से अभी आपको देना चाहता हूँ। देखिए नोटा से हम इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए राइट टू रिकॉल होगा तो लॉन्ग टर्म में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कोई स्कीम लॉन्च कर देता हूँ, कल को अगर राइट टू रिकॉल होगा तो मैं जीत जाऊँगा। तो इस प्रकार की उनकी जो सोच है वो छोटी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में वो नहीं सोचेंगे। और हमारे देश में देखिए अभी भी जो लोग हैं पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में ज़्यादा अवेयर है नहीं, और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरे देश भी एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए हमारे देश में रेफरेंडम का यूज कर सकते हैं। पहले भी एनजीओज पर काफ़ी तरह के आरोप लगते हैं कि जो दूसरे देश हैं हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रभावित करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है ये है, हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अभी भी मेच्योर नहीं है। जो अपोजिशन होता है फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन होता है, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। तो एक भी ये भी एक फैक्टर है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आर्टिकल है वो है तीस्ता के बारे में।
वैसे ये इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो तीस्ता रिवर को दी गई है। ये इंटरव्यू है बांग्लादेश के फॉर्मर हाई कमिश्नर थे ये इंडिया के अंदर में, जिनका नाम है तारिक करीम। अभी इंटरव्यू इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी शेख हसीना है जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो हमारी देश की विजिट पर आने वाली हैं। 7 साल के बाद में वो हमारे देश की बायलैटरल विजिट पर आएंगी। वैसे तो देखिए पिछले साल गोवा में समिट हुआ था, तब भी वो आई थी, लेकिन बायलैटरल विजिट पे वो 7 साल के बाद आ रही हैं, और इससे पहले वो 2010 में आई थी। और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि काफ़ी तरह के एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे इस विजिट में, कनेक्टिविटी, एनर्जी और ट्रेड से रिलेटेड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो तीस्ता एग्रीमेंट पे रहेगा। एक लैंडमार्क वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जो अभी तक जिसको सोल्व नहीं किया जा सका है। काफ़ी डिफरेंसेस हैं वेस्ट बंगाल के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से तीस्ता एग्रीमेंट को नहीं सोल्व किया जा सका है। तो तारिक करीम जी से पूछा गया कि आप बताइए कि इतनी लेट विजिट क्यों, इतने पड़ोसी देश हैं फिर भी 7 साल के बाद में शेख हसीना आ रही हैं भारत की यात्रा पर। ये कहते हैं कि देखिए कुछ कॉन्क्रीट तो होना चाहिए ना, कि मतलब अगर वापस क्या लेके जाएंगी, क्योंकि काफ़ी प्रेशर रहता है शेख हसीना पर भी, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो ये आरोप लगाती हैं शेख हसीना पे कि उन्होंने बार बार वो ऐसा दावा करती हैं शेख हसीना जो है कि मैंने भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर दिए। तो अपोजिशन पार्टी शेख हसीना पे इस प्रकार के आरोप लगाती है कि आपने इतने ही ज़्यादा अगर रिलेशंस इंप्रूव कर दिए तो तीस्ता वाटर को सोल्व करके दिखाइए, कुछ तो लेके दिखाइए इंडिया से। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट से साइन नहीं होगा तो वो क्या घूमने तो आएंगे नहीं इंडिया के अंदर में। देखिए मैं आपको तीस्ता के बारे में डिटेल्स बताता हूँ, पूरा इशू है क्या तीस्ता रिवर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीस्ता का इशू, ध्यान से सुनिएगा इसे। तीस्ता रिवर, पहले तो मैं आपको इसका पाथ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पाथ है तीस्ता रिवर का, सिक्किम से निकलती है ये देखिए, बाद में ये बांग्लादेश में एंटर करती है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जो है वो बांग्लादेश के अंदर में ब्रह्मपुत्र नहीं है, वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र का नाम है वो जमुना, समझ गए। तीस्ता सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में ये जमुना उर्फ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और थोड़ी और डिटेल्स इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और उसके साथ मिला हुआ है जेमू ग्लेशियर भी। लेक वहाँ पे है वो है चलमाऊ, और लेक जो है गुरु डोंगबर भी है। कंट्रीज किस किस में देश में जाती है तीस्ता जो रिवर है, इंडिया और बांग्लादेश 2 ही देशों में जाती है। स्टेट कौन कौन से हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, रंगपुर हमारा नहीं है, बांग्लादेश का है ये। लेंथ कितनी है, 309 किलोमीटर है। बेसिन का जो एरिया है वो कितना है, 12,540 किलोमीटर। थोड़ी और डिटेल्स अगर डिस्कस करें तो हम बेसिन के बारे में 12,159 यानी 12,159 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से 10,155 का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर में है और 2004 का जो एरिया है वो है बांग्लादेश के अंदर उपलब्ध है। लेकिन हमारे देश में जो बेसिन अवेलेबल है उसमें से 8,051 जो एरिया है किलोमीटर स्क्वायर, ये तो सिर्फ हिल एरिया है, प्लेन एरिया हमारे देश में भी काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा बेसिन है ये। आगे डिटेल्स आएंगी, ये सब याद रखने की आपको आवश्यकता है नहीं। यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बैरेज का निर्माण करना स्टार्ट किया तीस्ता नदी पर। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि बैरेज अगर वहाँ पे बन जाता है तो, बैरेज क्या होता है, देखिए बैरेज क्या होता है कि मान लीजिए जो नदी होती है ना, बैरेज नदी को एक प्रकार से रोक लेता है, पानी को इकट्ठा कर लेता है। बैरेज कई चीज़ों के लिए बैरेज बनाया जाता है, कई बारी फ्लड को रोकने के लिए बैरेज बनाया जाता है, या फिर डैम के लिए बैरेज बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए बैरेज बनाया जाता है। और इससे आगे वाले रीजन्स को, नदी जा रही है यहाँ पे बैरेज बना दिया, आगे जो नदी जा रही है यहाँ पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कई बार तो नदी का जो फ्लो है वो भी चेंज हो जाता है, यानी बैरेज से पहले अगर नदी ऐसे बह रही थी तो बैरेज के बाद में ऐसे बहने लग जाती है। तो कई चीज़ों के लिए बैरेज बनाया जाता है। तो और कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जहाँ पे बैरेज बनते हैं वहाँ पे सिल्टेशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है वहाँ पे। तो बांग्लादेश ने इस बैरेज का विरोध किया क्योंकि बांग्लादेश में तीस्ता रिवर जाती है, तो उसके एंटर करने से पहले ही, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो तीस्ता रिवर है ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ही वेस्ट बंगाल में बैरेज बनाया जा रहा था यहाँ पे, मान लीजिए। तो यहाँ पे बैरेज बनेगा तो वही सारे नुकसान जो अभी हमने डिस्कस किया कि बांग्लादेश आरोप लगाता है कि यहाँ पे पानी हमारे पास में कम रहेगा, फ्लो चेंज हो जाएगा, सिल्टेशन होगी, ये सारे आरोप बांग्लादेश ने लगाए। और बांग्लादेश ने कहा कि आपको तीस्ता पे एक प्रकार से बैरेज नहीं बनाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ,
बांग्लादेश ने कहा कि देखिए हमारे जो राइस की खेती होती है वहाँ पे रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में उस पर इफेक्ट होगा। हमने उनको पैसिफाई करने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट की। 1983 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एडहोक एग्रीमेंट हुआ तीस्ता रिवर पर, जिसमें ऐसा डिसाइड किया गया कि तीस्ता का जो 39% जो वाटर है, 39% वाटर है वो इंडिया को मिलेगा, बांग्लादेश को मिलेगा 36% वाटर, और जो 25% वाटर है वो अनएलोकेटेड रहेगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि 1984 में एक जॉइंट रिवर कमीशन अपॉइंट किया गया। वो हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है उसको कलेक्ट करेगा ताकि वाटर शेयरिंग को एक प्रकार से रैशनल रूप से डिसाइड किया जा सके। कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि देखिए लॉजिक ये था कि वेस्ट बंगाल जो बैरेज बनाना जा रहा है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 90 किलोमीटर पहले है, तो बैरेज अगर बनता है तो भी एक प्रकार से इतना नज़दीक दोनों का बॉर्डर है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एक प्रकार से एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकेगा। तो इसी बात को कंसिडर करते हुए उस कमीशन ने, जो कि 1984 में एक प्रकार से अपॉइंट किया गया था, उसने यह डिसाइड किया कि इंडिया का जो एलोकेशन है वो होना चाहिए 42.5% में, और बांग्लादेश का जो एलोकेशन है वो होना चाहिए 37.5%, और जबकि बाकी बचा हुआ 20% वाटर है वो अनएलोकेटेड रहेगा। फिर बाद में अब वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, यानी वेस्ट बंगाल की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या व्यू आता है। ये कहते हैं कि देखिए अगर हम तीस्ता का वाटर देते हैं बांग्लादेश को तो इससे वेस्ट बंगाल के जो नॉर्दर्न रीजन में जो किसान्स हैं वो एक प्रकार से प्यासे हो जाएंगे, उनको अपनी खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। 1998 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 1998 में बांग्लादेश ने बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो तीस्ता बैरेज बना लिया है वहाँ पे, तो अब वहाँ के जो किसान्स हैं बांग्लादेश के अंदर में उनके ऑलरेडी वो 3 जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं उनका लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वो और ज़्यादा वाटर डिजर्व नहीं करते तीस्ता रिवर से। इस प्रकार का कहना है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो अब एक और बात है, देखिए इसके अलावा काफ़ी बेसिन मैनेजमेंट, जो तीस्ता तो देखिए बड़ी रिवर है, इसके अलावा छोटी छोटी कई नदियाँ ऑलमोस्ट 54 रिवर्स जो हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर में एंट्री करती हैं, तो इनको भी मैनेज करने की बात होती है जब भी दोनों देशों के रिलेशंस को मैनेज करने की बात होती है। काफ़ी प्रेशर है, हमने डिस्कस किया शेख हसीना पे कि तीस्ता पर किसी तरह का एग्रीमेंट किया जाए, क्योंकि शेख हसीना ने क्या किया, शेख हसीना ने बांग्लादेश की धरती पर जो भारत के विरुद्ध की जो गतिविधियां चलती थी, जैसे कि इंसर्जेंसी कैंप्स या फिर टेररिस्ट कैंप्स, उनको एक प्रकार से ख़त्म कर दिया, और कुछ ऐसे जो उल्फा जैसे जो एक प्रकार से जो उल्फा के ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे उनको भी पकड़ के भारत को सौंप दिया गया। कह सकते हैं कि शेख हसीना ने काफ़ी तरह के फेवरेबल डिसीजंस लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो वहाँ पे शेख हसीना के अगेंस्ट में अपोजिशन पार्टीज काफ़ी आरोप लगाती हैं कि वो इंडिया के प्रति ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं, तो अब आरोप लगाती हैं तो शेख हसीना पर भी इस प्रकार का प्रेशर रहता है कि वो कोई एग्रीमेंट करें इंडिया के साथ में। तो एक अब शेख हसीना की तरफ से इस प्रकार की बात कही जा रही है कि कम से कम अगर आप तीस्ता पर एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तीस्ता पर एग्रीमेंट फिलहाल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी, जो इन दोनों गवर्नमेंट्स या फिर दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच में फिलहाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी तल्ख भरे हैं, काइंड ऑफ बनती नहीं है दोनों पार्टीज़ की, दोनों लीडर्स की। तो काफ़ी कम ही उम्मीद है कि तीस्ता पर जो वेस्ट बंगाल है वो राजी होगा। तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना वो कहती हैं एटलीस्ट आप गंगा पे बैरेज बनाने में हमें सहायता प्रोवाइड कीजिए। अब ये इशू डिस्कस करते हैं, आखिरकार गंगा बैरेज क्या है। देखिए जो गंगा रिवर्स हैं वो पश्चिम बंगाल से एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर में, और जब तक वो बांग्लादेश के अंदर में एंटर करती है तो काफ़ी कम पानी रह जाता है यहाँ पे गंगा में, रहते रहते काफ़ी कम पानी रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी इंडिया ने एक प्रकार से फरक्का बैरेज बना रखा है। गंगा नदी जब बांग्लादेश से में एंटर करती है उससे पहले ही इंडिया ने एक फरक्का बैरेज का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैप में दिखाता हूँ आपको, ये फरक्का बैरेज है, ये तो बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले है। फरक्का बैरेज गंगा रिवर पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर में है, 16.5 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर से पहले है, और 1961 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, 1975 में इसका निर्माण खत्म हो गया था। अब बांग्लादेश देखिए यह आरोप लगाता है कि फरक्का बैरेज इंडिया ने बना दिया, जिस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था जब इंडिया इसे बना रहा था, तो रिलेशंस खराब हो गए थे। अब कभी आपने वैसे ये बात सोची नहीं कि जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था तो इंडिया ने तो बल्कि अपने सोल्जर्स के काफ़ी हमारे सोल्जर्स की मेहनत इसमें लगी थी, और बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन वही उसी बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए। तो उसके कई सारे रीजंस थे, एक तो ये फरक्का बैरेज भी उसका बड़ा रीज़न था, क्योंकि देखिए जो अच्छाई है वो काफ़ी जल्दी भुला दी जाती है, लेकिन फरक्का बैरेज के कारण में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए। हमने ये फरक्का बैरेज बनाया था 1975 में, कंप्लीट हुआ था, तो बाद में बांग्लादेश ने काफ़ी तरह के आरोप लगाए थे, कहा था कि हमें पानी नहीं मिल रहा, इस फरक्का बैरेज की वजह से सिल्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसा चलते चलते यानी सोच के देखिए वो चाइना
उस टाइम पे चाइना ने ना पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी चाइना ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया था शुरू के कुछ सालों के लिए थे। और उसी चाइना के आज जो रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ में बहुत अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है चाइना की बांग्लादेश के अंदर में, हाई लेवल विजिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो एक प्रकार से जितने अच्छे होने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि अब काफ़ी इंप्रूवमेंट है, अभी जो रिलेशंस है काफ़ी इंप्रूवमेंट है अब उनमें। तो यहाँ पे देखिए फरक्का बैरेज पे काफ़ी आरोप लगे। तो अब ये कहते हैं कि बांग्लादेश वाले कहते हैं कि कम से कम गंगा बैरेज बनाने में हमारा साथ दीजिए आप। तो गंगा बैरेज क्या है? गंगा बैरेज का निर्माण करना चाहते हैं गंगा रिवर पे, ये बांग्लादेश के अंदर में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फरक्का बैरेज है और यहाँ पे गंगा बैरेज। गंगा बैरेज का निर्माण ये कहते हैं तभी हो सकता है जब कम से कम थोड़ा बहुत पानी इंडिया छोड़े तो सही अपनी साइड से। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आएगा इंडियन साइड से तभी तो निर्माण हो सकता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं इस बैरेज का निर्माण करने में, और ये कहते हैं कि पैसे तभी आएंगे जब एक प्रकार से श्योरिटी रहेगी कि थोड़ा बहुत पानी यहाँ से इंडिया रिलीज करेगा, तभी कोई डोनर सामने आएगा इस प्रोजेक्ट को निर्माण करवाने में। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट अभी जो शेख हसीना है वो भारतीय गवर्नमेंट से करना चाहती हैं, गंगा बैरेज के निर्माण में वो सहायता चाहती हैं। और जो एक दो इशू हैं वो और भी हैं। देखिए कनेक्टिविटी का एक एंगल है, कनेक्टिविटी का एंगल है वो ये है कि चाइना जो है काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इंडिया के कंसर्न्स हैं इस पे। तो ये कहते हैं कि देखिए कनेक्टिविटी ज़्यादा आएगी तो इससे इंडिया को ही फायदा होगा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। दूसरा ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाने में सक्षम है नहीं। इंडिया बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन इंडिया के पास में पैसा नहीं है, जो कि चाइना के पास में पैसा है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात आती है तो ये कहते हैं कि देखिए चाइना जो है वो एक डोमिनेंट पावर है बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि शेख रहमान जो है उन्होंने चाइना के साथ में काफ़ी तरह के डिफेंस डील साइन करी थी। अब एक जो डील है वो साइन होने जा रही है इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, और डील ना हो गए इस प्रकार की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये एक MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, और जिसका एक प्रकार से विरोध स्टार्ट हो गया है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा बांग्लादेश के अंदर में। तो इस बात पर ये कहते हैं तारिक करीम कि देखिए इंडिया को पहले ओपिनियन शेप करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर में, फेवरेबल अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के एग्रीमेंट्स पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो बस आज इस डिस्कशन में बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर दोबारा से।